गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं तृप्ति वर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति क्या है, ठीक है। फ्रीडमैन का मानना है कि मुद्रास्फीति एक मौद्रिक घटना है। हिग्स क्या कहता है, कीमतों में निरंतर वृद्धि ही मुद्रास्फीति का कारण है। ब्रूमेन क्या कहता है, सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि को ही मुद्रास्फीति का कारण कहा है। और सेपीरो क्या मानता है, कीमतों के सामान्य स्तर में होने वाली निरंतर एवं अत्यधिक वृद्धि ही मुद्रास्फीति को जन्म देती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को सरल शब्दों में ये बताती हूँ मुद्रास्फीति होती क्या चीज़ है अर्थव्यवस्था में। देखो, जब मार्केट में किसी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में, कीमतों में जब बढ़ोतरी होती है तो इस परिस्थिति को ही हम मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। जब वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो इस परिस्थिति को ही हम मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई वस्तु है, मान लेते हैं शक्कर। मैं शक्कर को 1 साल पहले 10 रुपये किलो में प्रति किलो शक्कर खरीदती थी, ठीक है। अब प्रति किलो शक्कर 20 रुपये के मूल्य से है। तो पहले हम 10 रुपये में 1 किलो शक्कर को खरीदते थे, अब क्या कर रहे हैं, 1 किलो शक्कर को 20 रुपये के भाव से। तो दोनों के बीच में कितना अंतर हो गया, 10 का अंतर। तो यही क्या चीज़ है, मुद्रास्फीति है। क्यों? क्योंकि वो शक्कर का मूल्य बढ़ गया। मतलब सीधी सी बात है और सरल भाषा में ये कहती हूँ कि महंगाई ही मुद्रास्फीति है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि मुद्रास्फीति कि कितने प्रकार होते हैं, क्या कारण है, कितने प्रकार होते हैं मुद्रास्फीति के, ठीक है। क्योंकि किसी अर्थशास्त्री ने कहा है, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो पहले रेंगता है, चलता है, फिर दौड़ता है, फिर अतिस्फीति की ओर और बहुत तेजी से दौड़ने लग जाता है, ठीक है। उसी प्रकार अर्थशास्त्र मुद्रास्फीति को भी 4 प्रकार से बताते हैं। पहला है गति के आधार पर स्फीति में क्या है, रेंगती एवं मंद स्फीति। अब रेंगती एवं मंद स्फीति में क्या कहता है, कीमतों में धीरे धीरे वृद्धि, मतलब किसी वस्तु के कीमत में धीरे धीरे वृद्धि। दूसरा जो वृद्धि है वो 3% प्रति वर्ष से कम में वृद्धि। उसके बाद क्या करता है, आर्थिक वृद्धि के लिए सुरक्षित एवं आवश्यक वृद्धि। मतलब जब हम, ठीक है, रेंगती स्थिति में वही होता है जब वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है तो उसे हम रेंगती स्फीति कहते हैं। और यह अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है, ठीक है। और इसमें आर्थिक वृद्धि तेजी से होता है। जैसे कि देखो, इसमें क्या होता है, कीमतों में धीरे धीरे वृद्धि होता है, 3% प्रति वर्ष से कम में वृद्धि होता है। तो इसमें क्या होता है, उत्पादक या जो नए निवेशक है उनको नए उत्पादन कार्यों के लिए क्या होता है, प्रोत्साहन होता है। जब वो अधिक उत्पादन करने का सोचेगा तो रोजगार में वृद्धि होगा, रोजगार में वृद्धि होगा तो उत्पादन अधिक करेगा, करने के लिए उनको रोजगार चाहिए, रोजगार में वृद्धि होगा। और उसके बाद क्या होगा, अवसर बढ़ेगा। जब रोजगार में वृद्धि होगा, रोजगार के अवसर में वृद्धि होगा तो जीडीपी का लेवल भी बढ़ेगा। जीडीपी का लेवल बढ़ा तो उस देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। इसलिए अर्थशास्त्री रेंगती स्फीति को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक मानती है। दूसरा हम देखते हैं चलती स्फीति। कीमतों में 3% से 6% तक वार्षिक वृद्धि, 10% प्रति वर्ष से कम वृद्धि। सरकार के लिए यह चेतावनी की स्थिति होती है। 1 दशक में 30 से 40% वृद्धि। मतलब जब वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में थोड़ा अधिक परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, चलती स्फीति कहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु है जिसको हम 100% की दर से खरीदते थे, अब 1 साल बाद हम उसको 110% की दर से खरीदते हैं तो ये क्या है, वृद्धि है। और ये अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होता है और इसमें अर्थव्यवस्था का विकास बहुत धीमी गति से होता है। मतलब समग्र पूर्ति की तुलना में समग्र मांग अधिक होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं दौड़ती स्फीति, ठीक है। दौड़ती स्फीति क्या है, कीमतों में 10% से 20% प्रति वर्ष की वृद्धि। निर्धन एवं मध्यम वर्ग पर यह बुरा प्रभाव डालता है। मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों द्वारा नियंत्रण आवश्यक होता है, ठीक है। अब दौड़ती स्फीति में क्या है, जब वस्तुओं सेवाओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि होती रहती है। अब वो 10% से 20% अधिक
वृद्धि होता है तो उसे हम क्या करते हैं, दौड़ती स्फीति कहते हैं। ठीक है, अब जो कोई वस्तु है जिसको हम 100 केजी हमको खरीदना था या 100 केजी थी, ठीक है, अब उसको हम एक वर्ष बाद बढ़कर वह 115 केजी या 200 केजी हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, दौड़ती स्फीति। लेकिन दौड़ती स्फीति वैश्विक बाजार में घरेलू मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में आर्थिक अस्थिरता आ जाती है। पूरे अर्थव्यवस्था में अस्थिरता फैल जाता है। निर्धन वर्ग पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनकी क्रय करने की जो शक्ति है वह कम हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं अतिस्फीति या द्रुत स्फीति, भागती हुई स्फीति, मतलब कीमतों में असामान्य वृद्धि, 20% से 100% प्रति वर्ष वृद्धि अथवा इससे अधिक। उसके बाद स्फीति दर मापना कठिन, मुद्रा की क्रय शक्ति में निरंतर कमी। असामान्य वृद्धि है तो उसको मापना भी कठिन ही है। देखो, जब वस्तुओं सेवाओं की कीमतों में असामान्य वृद्धि होती है तो इसे हम अतिस्फीति कहते हैं। जैसे कि 1 घंटा पहले उस वस्तु का मूल्य ये 10 रुपये था, 1 घंटे बाद उस वस्तु का मूल्य 20 रुपये हो गया। 1 महीने, 1 दिन, 1 साल में उस वस्तु के मूल्यों में कमी वृद्धि ही हमारा क्या कहता है, अतिस्फीति कहलाता है। ठीक है, अब हम इसको एक रेखा चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि ओ एक्स अक्ष पर मैंने समय को दर्शाया है, ओ वाई अक्ष पर मैंने कीमत स्तर में वृद्धि को प्रतिशत पर दर्शाया। ठीक है, देखो जैसे ओ ए हमारे क्या है, रेंगती स्फीति है, ओ बी क्या है, चलती स्फीति है, और ओ से हमारा दौड़ती स्फीति है, और ओ डी हमारी अतिस्फीति है। ठीक है, तो हम इस पर यह दर्शाते हैं कि एक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए या देश के विकास के लिए बहुत सारे अर्थशास्त्री ओ ए की स्थिति, रेंगती स्फीति को ही लाभदायक मानते हैं, क्योंकि इससे आर्थिक वृद्धि में तेजी होती है। अब हम देखते हैं मुद्रा स्फीति के कारण। ठीक है, मुद्रा स्फीति के क्या कारण हो सकते हैं। मुद्रा स्फीति के कारण है मांग जनित मुद्रा स्फीति। नाम से स्पष्ट है, मांग। अब मांग क्या होता है, जब कोई उपभोक्ता अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी वस्तु की मांग करता है तो वही होता है मांग। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, जब वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग एवं आपूर्ति में असंतुलन आने के कारण कीमतों में वृद्धि होती है तो इसे मांग जनित मुद्रा स्फीति कहते हैं। मतलब सीधी सी बात है, देखो इसमें 2 कंडीशन आता है। एक तो जब आपूर्ति मांग के मुकाबले में कम हो जाए, और जब मांग काफ़ी बढ़ जाए और आपूर्ति पहले ही जैसे रहे। तो हम पहले स्थिति को देखते हैं, जैसे कि जब आपूर्ति मांग के मुकाबले में कम हो जाए। मान लेते हैं जैसे 100 केजी शक्कर है, ठीक है, तो उसका पूर्ति भी 100 केजी हो रहा है, तो इसमें अर्थव्यवस्था या बाजार में संतुलन की स्थिति होगी। ठीक, अब इसको हम देखते हैं, 100 केजी हमको शक्कर की मांग है, लेकिन 50 केजी ही हमको शक्कर उपलब्ध हो पा रहा है। ठीक है, तो इसमें बाजार में क्या होगा, मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि मांग अधिक है और वस्तु कम है, तो कम वस्तु के मूल्यों में वृद्धि करके हम उसकी पूर्ति करना चाहेंगे। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये आपूर्ति मांग के मुकाबले में कमी हो जाएगी। मांग जनित मुद्रास्फीति को जन्म देती है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम, जब मांग काफ़ी बढ़ जाए और आपूर्ति पहले जितना रहे। जैसे 100 केजी शक्कर की मांग है और 100 केजी ही हमको शक्कर क्या हो रहा है, पूर्ति हो रहा है, लेकिन शक्कर की मांग 100 से बढ़कर 200 केजी हो जाए, लेकिन पूर्ति 100 केजी ही है, तब भी बाजार में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। कैसे, इस प्रकार या तो मांग बढ़ जाए या आपूर्ति घट जाए, दोनों ही स्थिति में मूल्य में वृद्धि होती है और मुद्रास्फीति बढ़ेगी। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं लागत जनित स्फीति। लागत जनित स्फीति क्या होती है, देखो लागत मतलब होता है कास्ट, है ना, किसी वस्तु के मांग करते हैं तो उस वस्तु के उत्पादन के लिए जो लागत लगती है। ठीक है, जब उत्पादों के निर्माण की लागत या उत्पादन मूल्य बढ़ जाए, इसके कारण जो महंगाई अथवा मुद्रास्फीति होती है उसे लागत जनित स्फीति कहते हैं। कैसे लागत जनित स्फीति कहते हैं, ठीक है, अब हम इसमें ये देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हमको बिस्किट चाहिए। ठीक है, अब उस बिस्किट के निर्माण के लिए क्या चाहिए,
उत्पादन मूल्य में वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। जैसे कच्चे माल में की कीमतों में वृद्धि, मजदूरी में वृद्धि, परिवहन मूल्य एवं बिजली की दरों में वृद्धि। तो इस प्रकार मुद्रास्फीति को नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार के टैक्स दरों में छूट प्रदान करते हैं, ठीक है, जिससे लागत जनित मुद्रास्फीति नियंत्रित हो सके, है ना। अब हम इसमें देखते हैं मुद्रा की अधिक छपाई और प्रवाह, ठीक है। लागत जनित मुद्रास्फीति समझ में है, जब किसी वस्तु की मांग होती है तो उसकी मांग के हिसाब से, जैसे कि अब हमको बिस्किट चाहिए, अब बिस्किट हमको चाहिए तो क्या करेगा उत्पादक वर्ग, जैसे उसको जितना लागत आएगा तो उसके हिसाब से उसके मूल्य का निर्धारण करेगा। अब उसके लागत में ही जैसे कच्चे माल की आवश्यकता होगी तो उसमें वृद्धि हो गया, परिवहन में वृद्धि हो गया, ठीक है, बैंक की लोन लेने में उनको वृद्धि हो गया, अधिक भुगतान करना पड़ रहा है तो वो क्या करेगा, उसके बिस्कुट के मूल्य में भी वृद्धि कर देगा। तो इससे मुद्रास्फीति जन्म लेती है। तीसरा आता है मुद्रा की अधिक छपाई और प्रवाह। ये क्या होता है, उत्पादन में बिना वृद्धि किए हुए जब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाई जाती है तो इस परिस्थिति में अर्थव्यवस्था में तथा लोगों के पास पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा होता है, जबकि उत्पादन पहले जितनी ही रहती है, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं, जैसे कि देखो ना, ऐसी अवस्था में लोगों के पास पैसा अधिक होता है ना, क्योंकि छपाई अधिक हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, लोगों के पास पैसे अधिक होने के कारण ज़्यादा चीज़ें खरीदने चाहते हैं, जिससे कि मांग में वृद्धि होती है। और वही दूसरी तरफ उत्पादन सीमित रहने के कारण आपूर्ति में बढ़ोतरी नहीं होती, जिससे महंगाई मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। मतलब जैसे कोई वस्तु है, अब उसकी मांग अधिक है और पूर्ति कम है, लेकिन उपभोक्ताओं के पास ढेर सारा पैसा है, तो उस वस्तु के लिए वो जितना भी मूल्य देना चाहते हैं, जितना भी मूल्य निर्धारित रहता है, वो उतना देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस कारण भी मुद्रास्फीति जन्म लेती है, ठीक है। अब मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय, उत्पादन या आपूर्ति को बढ़ाकर, अब देखो मुद्रास्फीति हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति है, तो हम उसको नियंत्रण में कैसे ला सकते हैं, उसका रोकना भी ज़रूरी है। यदि महंगाई का कारण वस्तुओं की आपूर्ति में कमी है तो इस स्थिति में सरकार या तो उत्पादन को बढ़ाकर या फिर उस वस्तु का बाहर से आयात करके मुद्रास्फीति को नियंत्रण में ला सकती है। अब कैसे ला सकती है, मांग जनित मुद्रास्फीति का नियंत्रण इसके द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है, मुद्रा उत्पादन या आपूर्ति को बढ़ाकर, ठीक है। अर्थात भारत में जैसे दाल तथा प्याज की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने के द्वारा इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि आयात कम अवधि के लिए उपाय है, मुद्रास्फीति को लंबे समय तक नियंत्रण में रखना है या लंबे समय तक के नियंत्रण में रखने के लिए उस वस्तु का देश में उत्पादन ही अंतिम विकल्प है, ठीक है। हमको जब मुद्रास्फीति नियंत्रण में करना है तो हम उसको आयात करके नियंत्रण में नहीं ला सकते, तो उसका बहुत सही और अच्छा विकल्प यही है कि क्यों ना उस वस्तु का उत्पादन देश में ही करना शुरू कर दें, ठीक है। दूसरा आता है हमारा लागत उत्पादन मूल्य कम करके, ठीक। अब लागत उत्पादन मूल्य कम करके क्या है, इसके अंतर्गत सरकार उन उत्पादों पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के टैक्स दरों में कमी करती है ताकि उसकी कीमत कम हो जाए और मुद्रास्फीति नियंत्रण में आ जाए। इसके द्वारा लागत जनित मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। किसके द्वारा, लागत उत्पादन मूल्य कम करके, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे कि अब देखो, इसके अलावा हम क्या करते हैं, जैसे कि विकसित तकनीक है, सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था है इत्यादि के द्वारा भी वस्तुओं की लागत में कमी आ सकती है, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा इस तरह के उपाय 2003 में किया गया, जब कच्चे तेल और इस्पात की कीमतों में काफ़ी अधिक वृद्धि हो गई थी, तो हम अच्छे तकनीक, अच्छे प्रशिक्षण की सुविधा या अच्छे प्लान का निर्माण करके हम क्या किए, लागत उत्पादन मूल्य कम करके मुद्रास्फीति को नियंत्रण में करने का प्रयास किया, ठीक है। अब हम देखते हैं मौद्रिक उपाय जो महत्वपूर्ण है, ठीक। मौद्रिक उपाय मतलब क्या होता है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में हमने पढ़े थे ना, ठीक है, कि बैंक दर लोगों को लोन देता है तो किस दर पर देता है, ठीक है। जैसे CRR, बैंक दर, SLR क्या होती है मैं बताई थी, ठीक है, मौद्रिक नीति जब हम पढ़े थे तब। अब हम ये देख लेते हैं कि मौद्रिक
उपाय के द्वारा हम मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रण में करते हैं। इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति में परिवर्तन करके अर्थव्यवस्था से मुद्रा के प्रवाह को कम कर देती है। इस प्रक्रिया के दौरान CRR, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, संवैधानिक तरलता अनुपात, बैंक दर, RR, रिजर्व रेपो रेट दर में वृद्धि कर देती है, जिससे लोगों के लिए बैंक लोन लेना महंगा हो जाता है। मतलब जैसे कि देखो, ठीक है, इसके अंतर्गत जैसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI मौद्रिक नीति में परिवर्तन करके अर्थव्यवस्था में, ठीक है, क्या करती है, मुद्रा के प्रवाह को कम कर देती है। ठीक है, इसके कारण लोगों के पास पैसे कम होने से यह वस्तुओं की खरीदारी कम करते हैं, जिससे बाजार में मांग घटती है। इस घटी हुई मांग के कारण वस्तुओं की खरीदी बिक्री में गिरावट आती है, जिससे बढ़ाने के लिए कंपनियां अपने उत्पादों के दाम घटा लेती है ताकि लोग उसे खरीद सकें। इस प्रकार वस्तुओं की कीमतें घटती और मुद्रास्फीति नियंत्रण में आ जाती है। ठीक है, हालांकि यह उपाय उस स्थिति में असफल हो जाती है जब महंगाई में बढ़ोतरी रोजमर्रा की वस्तुओं के मूल्यों में होने वाली वृद्धि के कारण हो रहा हो, क्योंकि इसको खरीदने के लिए आम आदमी बैंकों पर निर्भर नहीं होता। अब रोजमर्रा की वस्तुएं, जैसे मेरे को 1 किलो आटा चाहिए, तो अब मैं 1 किलो आटा के लिए या 1 किलो आलू के लिए बैंक से लोन लेना पसंद नहीं करूँगी या बैंक से लोन नहीं लूँगी। तो 1 किलो आलू का मूल्य में वृद्धि हो गया, 1 किलो आटे के मूल्य में वृद्धि होगा, तो ओके, हाँ, मुद्रास्फीति बाजार में क्या है, उपलब्ध है। ठीक है, तो हम इसको नियंत्रण बैंक या मौद्रिक उपाय के द्वारा नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, लेकिन दूसरी स्थिति में जब हम कर सकते हैं। लेकिन यदि वही महंगाई लोहा, सीमेंट, इस्पात इत्यादि के मूल्य वृद्धि के कारण बढ़ रहा है, तो यह उपाय कार्य करता है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है, जैसे भवन निर्माण के लिए, पुल निर्माण के लिए, ठीक है, तो इत्यादि, उसका संबंध बैंक ऋण से सीधा संबंध होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, बड़े बड़े कंपनियां हैं, जैसे लोहा है, इस्पात है, भवन निर्माण कार्यों में मौद्रिक नीति या मौद्रिक उपाय का हम मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में सहायक होती है। लेकिन रोजमर्रा की वस्तुओं के लिए हम मौद्रिक उपाय के द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने मुद्रास्फीति के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू सो मच।